बात करने वाले हैं बजट की, आम बजट की। मोदी 3.0, एनडीए 3.0 का पहला पूर्ण बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। अब बजट यानी कि बही खाता, यानी खर्च और आमदनी का लेखा जोखा पेश किया जाता है पूरे देश की। जिस तरह से आप अपने घर का बजट चलाते हैं, सरकार देश का बजट चलाती है। और जिस तरह से घर में लोग, भाई आपकी धर्मपत्नी अगर वो हाउसवाइफ है तो वो साल की शुरुआत में, महीने की शुरुआत में कहेगी इतने पैसे दे दीजिए। बेटा या बेटी अगर पढ़ रहे हैं तो उनकी फीस का इंतज़ाम करना पड़ेगा, उनकी स्कूल ड्रेस का इंतज़ाम करना पड़ेगा। माँ बाप हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके दवा जो है, उनका जो इलाज है या उनकी सेहत से जुड़ी चीज़ें, उन सब का प्रावधान इंतज़ाम करना होता है। ये आम आदमी अपने घर पर करता है और यही काम निर्मला सीतारमण निभा रही है। 7वीं बार लगातार वो बजट पेश करती हुई दिखाई दी। अब ऐसे में बजट को हम सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज कहकर सीमित कर दें, ये भी गलत हो जाता है। देश मतलब सरकार चलाना, मतलब उसमें राजनीतिक पुट भी होता है। कहने को गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स एंड गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स, लेकिन इसी की कदम ताल करने की एक जुगत भी बढ़ाई जाती है तमाम सरकारों द्वारा जब वो बजट पेश करते हैं। राजनीतिक हित भी साधने होते हैं और देश की अर्थव्यवस्था जो है उसको सही दिशा और रफ्तार देने की भी जिम्मेदारी होती है। और इस बार भी यह जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है सरकार को, निर्मला सीतारमण को। और जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ गई क्योंकि इस बार जो सरकार बनी है, अपने दम पर बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। यह सही मायने में गठबंधन सरकार है। कहने को पहली दो सरकारें 2014-2019 की भी एनडीए की सरकारें थी, लेकिन अपने दम पर बीजेपी ने बहुमत हासिल भी की थी। तो किसी को आकर्षित, लुभाने, रिझाने, मनाने का कोई लोड नहीं था सरकार पर। तो इस बार अमृतकाल में है हम, विकसित भारत का संकल्प लेने की भी बात की गई। कल जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ था, आज पिटारे से क्या निकला, इसे हम सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और जैसा प्रधानमंत्री ने 4 जातियों की बात की है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इसमें मैं एक एम भी जोड़ रहा हूं कार्यक्रम की शुरुआत में ही, यानी कि मिडिल क्लास। 8 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो रिटर्न भरते हैं। और जब पैसे की बात आती है, सरकार के पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि रगड़ दिया और पैसों की बरसात होने लगी। वो पैसा हमसे ही लिया जाता है टैक्सेस के जरिए, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। और डायरेक्ट टैक्सेस में सबसे अहम होता है इनकम टैक्स। 8 करोड़ लोग, और उसमें मिडिल क्लास की बहुतायत है, वो ये टैक्स भरते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं। पर दरअसल सही मायने में कर अदायगी सिर्फ 3 करोड़ लोग करते हैं, बाकी जीरो टैक्स रिटर्न होता है। तो वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई क्या मिलेगा, जेब में कुछ पैसे आएंगे क्या, आमदनी बढ़ेगी क्या। 12 साल से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया था। हां, एक नई टैक्स रिजीम, एक नई व्यवस्था जरूर ला दी गई, न्यू टैक्स स्ट्रक्चर, जिसमें बचत करने के बजाय खर्च करने पर जोर ज्यादा था। ज्यादा खर्च करोगे तो ज्यादा लाभ मिलता दिखाई देगा सरकार की तरफ से। और उसी को और आगे बढ़ाती दिखी आज निर्मला सीतारमण। नई कर व्यवस्था जो है उसमें 17,500 रुपए तक का आपको फायदा मिलता दिखा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से 75,000 रुपए कर दी, वो डिटेलिंग आप तक आ गई होगी। लेकिन जो पुरानी कर व्यवस्था है, ओल्ड टैक्स जो रजीम है, जिसमें अभी भी 1/3 जनता उसी पर है, जिसमें आप घर कर्ज पे भी आपको कुछ रियायत मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो खैर दोनों जगह होती हैं, पर यहां के स्टैंडर्ड डिडक्शन पर कोई रिबेट या 50 की 75,000 सीमा नहीं बढ़ाई गई, या मेडिकल इंश्योरेंस के लिए कुछ नहीं बढ़ाया गया। तो क्या सरकार ये कह रही है कि बचत वाली जो कर व्यवस्था है उससे हटिए,
घर का इंतजाम मत करिए, अपने लिए बीमा मत लीजिए। कोरोना काल में हमने देखा पूरी जमा जोखू भी जिन लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी, एक बार अस्पताल में भर्ती होने में उड़ फुर होकर उड़ रही थी। तो बचत को क्या सरकार डिस्करेज कर रही है? एक बड़ा पॉइंट यहां पर यह दिखा। और इसमें दिलचस्प बात क्या कि अगर हम शेयर बाजार की बात करें, सट्टा बाजार है और इसमें जोखिम रहता है, नुकसान की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। और आरबीआई ने भी कहा कि ये F&O फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लोग पैसा लगा रहे हैं, अपनी सेविंग्स, अपनी जमा जोखू उसमें डाल रहे हैं, 10 में से 9 नुकसान उठा रहे हैं। तो सरकार इसको थोड़ा कर्ब करती भी दिखी। 4 जून को नतीजे आने से पहले एग्जिट पोल को लेकर बम सरकार शेयर बाजार में पैसा लगाने की भी बात कर रही थी, लेकिन अब वहां पर कर लगाती दिख रही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिए गए हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 से 20%, और सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगा दिया गया है। तो वहां पर डिस्करेज कर रही है लोगों को। तो एक जगह बचत से रोक रही है और एक जगह बचत करने के लिए और सट्टा ना खेलने के लिए भी प्रेरित होती दिखाई दे रही है। पर इसमें करती दिखाई दे रही है सरकार, लेकिन एक विरोधाभास भी दिखा। पर देश के लिए मायने क्या हैं इस बजट के? और इसमें सबसे बड़ा हासिल जो मुझे दिखा वो ये कि सरकार ये एक्सेप्ट करती दिखी है कि हां, बेरोजगारी एक समस्या है। ये जो युवा है, हमारी जो ताकत है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, ये डेमोग्राफिक डिजास्टर या लायबिलिटी में कन्वर्ट ना हो। तो सरकार एक राह दिखाती दिखी है युवाओं के लिए, और रोजगार के जो अवसर हैं उन्हें सृजित करने के लिए। कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें बेरोजगारी दर 3.2% बताई गई, जबकि CMIE का आंकड़ा 9.2 का है। और हमने देखा है बड़ूच हो, मुंबई हो या उत्तर प्रदेश में 60,000 रेलवे की भर्ती की परीक्षा थी, 49 लाख युवाओं ने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। तो ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है और सरकार उसे आगे अब निपटते हुए अपनी कमर कसती दिखाई दे रही है। और इसमें भागीदारी प्राइवेट सेक्टर की भी मांगी जा रही है। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी, 5,000 रुपए महीने भी दिए जाएंगे। अब कांग्रेस कह रही है हमारा मॉडल कॉपी कर लिया, कि नकल कर रही है सरकार। अब बजट को नकार भी रही है कि कुछ नया नहीं दे रही, ये भी कह रही है हमारे आइडियाज कॉपी कर लिए। ये अपने आप में एक राजनीति होती है। पर जब युवाओं पर, रोजगार पर तवज्जो होती है और MSME सेक्टर को भी तरजीह देते हुए सरकार दिख रही है, जो मुद्रा लोन है MSME के लिए 10 से 20 लाख रुपए वो किए जा रहे हैं, 100 करोड़ रुपए तक का भी प्रावधान किया जा रहा है, तो बाकी और सेक्टर्स पर भी क्या उतना ही ध्यान दिया जाता है? इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा। शिक्षा के लिए बजट है 1,26,000 करोड़ और स्वास्थ्य के लिए सिर्फ 79,000 करोड़। यानी कि हमारे बजट का हम 1-2% ही स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी अहम प्राथमिकताओं पर अभी भी देने को तैयार हैं। तो ऐसे में क्या हम विकसित भारत की जो नींव रखने की बात कर रहे हैं उस पर खरे भी उतर पाएंगे? ये अपने आप में एक अहम सवाल है। या दरअसल कर्ज बढ़ रहा है तो एक लिमिट होती है सरकार की भी। सरकार करे तो क्या करे, एक एलोकेशन करनी होती है। और यहां पर सवाल आ जाता है, ये एक गठबंधन सरकार भी है और इसमें JDU और TDP की मदद की जरूरत है। तो इस बजट में एक और बड़ी हेडलाइन जो बनी, वो बजट में बम बम बिहार की हो गई बल्ले बल्ले। बिहार को अच्छे खासे पैसे मिल गए हैं। और पैसे कितने मिले? 26,000 करोड़ तो एक मिले, एक 21,000 करोड़ मिले, एक 11,500 करोड़ रुपए मिले। तो बिहार को कुल मिलाकर ये आंकड़ा, अब देखिए बहुत ज्यादा जब रिसर्च हो जाती है तो आंकड़े भी इधर उधर होने लगते हैं। तो 57,000 करोड़ के करीब बिहार को मिले हैं
और 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को भी मिलते दिखाई दिए हैं। 12 बार जिक्र हो गया बिहार का आज शुरुआत में ही, बजट स्पीच में निर्मला सीतारमण द्वारा 6-7 बार जिक्र हुआ आंध्र प्रदेश का भी। अब विपक्ष कह रहा है कि कुर्सी बचाओ बजट है। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी कह रहे हैं बजट के जरिए सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की गई, जबकि अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए गए। पी चिदम्बरम कह रहे हैं बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बड़े ऐलान कर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की जान बचाई है, वरना नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेते। और मैंने कहा ना, ये आर्थिक दस्तावेज भी होता है और देश में चुनाव तो लगातार चलते रहते हैं। महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में भी चुनाव हैं। तो उद्धव ठाकरे ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने नापसंद महाराष्ट्र योजना शुरू की है। पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र को नोच डाला और मुंबई को लूट लिया। हर बजट में महाराष्ट्र को निराश किया। महाराष्ट्र को और कितना अन्याय सहना होगा, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। जबकि हम एनडीए की बात करें, बीजेपी वाले तो ताल ठोकेंगे ही, लेकिन जो बाकी सहयोगी दल हैं, वो जेडीयू की बात हो, वो टीडीपी की बात हो, आरएलडी हो, चिराग पासवान हो, कावड़ मसले पर सरकार को ये घेर रहे थे। लेकिन बजट को समावेशी बजट, भविष्य की नींव रखने वाला बजट, सबका साथ सबका विकास करने वाला बजट बताते हुए उसकी शान में कसीदे पढ़ने से विपक्ष भी पीछे हटता कतई नहीं दिखा है। तो ऐसे में बजट को आज हम थोड़ा डिकोड करना चाहेंगे, बिल्कुल ही आसान और सरल भाषा में। ऐसे में बजट से जुड़ा आज का हमारा सीधा सवाल, बजट जनमन धन का, यानी कि आपका, मेरा, हमारा ख्याल रखने वाला, या कवच सिंहासन का? और विकास का कैसा फॉर्मूला, आम आदमी को क्या मिला? ये स्क्रीन पर भी ले आइए, फोन नंबर तो हम बता देंगे। बजट जनमन धन का या कवच सिंहासन का, और विकास का कैसा फॉर्मूला, आम आदमी को क्या मिला?